इंडिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कौन सा फेमस है? अभी हाल ही में तो सबसे ज्यादा अब तो बहुत सारे स्कैमस्टर हैं वो जो वर्चुअल नंबर यूज करते हैं स्कैम के लिए। और ऐसी एक विक्टिम थी बैंगलोर की, तो वो स्काइप पे उनके साथ 8 घंटे थी। थोड़े टाइम बाद उसे व्हाट्सएप पे उसी के वीडियो आया जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था इन्होंने कि अभी हम ये लीक कर देंगे। थोड़े दिन पहले ही मुझे भी एक कॉल आया था कि आपने कोई तो पार्सल चाइना में भेजी है जिसमें ड्रग्स है करके, मतलब वो इलीगल है, तो आप पे हम केस कर रहे हैं। ये जो नाइजेरियंस होते हैं इनका ना एक पूरा मोहल्ला टाइप है दिल्ली में। ऐसे कुछ एरिया है, तिलक नगर, द्वारका और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे उनकी पूरी कम्युनिटी है जो वहीं से उनके स्कैम्स, चाहे वो ड्रग रिलेटेड हो या कोई साइबर क्राइम रिलेटेड हो, सब वहीं से चलते हैं उनके। और मोस्टली ये लोग टारगेट करते हैं जो विडोज हो या जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका एज ज़्यादा हो गया है, ये लोग को वो सोशल मीडिया पे हंट करते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल जो हमारे मतलब प्लेटफॉर्म्स है वो साइबर क्राइम को कितना बढ़ावा दे रहे हैं? एक टाइम था कि जब हम रिचार्ज करते थे वो कूपन पे, आज सब कुछ स्क्रैच करके, अभी ऑनलाइन सब कुछ हो गया। तो जितनी ज्यादा इजी होगा उतना ज्यादा क्राइम बढ़ने की भी ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। तो जैसे एक सीरीज है जामतारा करके, तो जिसमें काफी बोलते हैं ना कि जहाँ भी क्राइम्स होते हैं वो उसमें वो दिखाते हैं, तो वो सीरीज पे आपको मतलब क्या कहना है? वो जो सब दिखा है सब सच है? ऐसी बहुत सारी चीजें जो उसमें नहीं दिखाई गई है उससे भी ज्यादा सच है। तो सबसे अभी तक बोलते हैं ना कि डेंजर और एकदम बड़ा केस आपने अभी तक क्या सॉल्व किया है? स्वागत है आप सबका दी अदिति शो में। आज तक आप लोग ने दी अदिति शो में सिर्फ एंटरटेनमेंट देखा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबको जानने के लिए। तो आई एम सुपर एक्साइटेड आज के ये एपिसोड के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जो इंडिया में इतना ज्यादा केस बढ़ रहा है साइबर क्राइम का, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं और उसके बारे में और भी चीजें जानते हैं। तो मैं बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा, तो चलो एक एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं। सो वेलकम शुभम सिंह। हाय, हेलो सर, कैसे हो? हेलो, आई एम गुड। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं भी मस्त हूँ एकदम, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप यहाँ पर आए हो। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनकी काफ़ी सारी क्वेश्चंस है जो पता नहीं है हम लोगों को, और ये अभी रैपिडली इतना बढ़ चुका है साइबर क्राइम। तो बहुत सारी क्वेश्चंस है जो हमें आपको पूछनी है जी। ठीक है, तो शुरू करें? जी हाँ। ओके, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे पूछना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कौन सा फेमस है, मतलब चल रहा है, फेमस ऑफ कोर्स नहीं। अभी हाल ही में तो सबसे ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो हैं, बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हैं इस केसेस पे। और बहुत कॉमन, अगर हम बोले कि कॉमन साइबर क्राइम्स में, तो जैसे कि इन ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स हो गए, KYC फ्रॉड्स हो गए, और कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जैसे जॉब स्कैम्स हैं, वो बहुत कॉमन स्कैम है जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और वो चीज़ हो रहे हैं। और जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, जो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा केसेस उसके बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल स्कैम का अगर आपने मतलब अरेस्ट का आपने अभी बात ही किया है, तो चलो उससे ही शुरू करते हैं कि काफी लोगों को मतलब होता है ना कि बड़े बड़े लोग भी इसमें फंस रहे हैं। तो मतलब सोचो वो कितना जेन्युइन है, मतलब जेन्युइनली वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्कैम को। मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे भी एक कॉल आया था कि आपने कोई तो पार्सल चाइना में भेजी है जिसमें ड्रग्स है करके, मतलब वो इलीगल है, तो आप पे हम केस कर रहे हैं, कुछ ऐसा करके आया था कॉल। और मैं इतना उसमें गई नहीं, तो मैंने बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं भेजा करके मैंने कट कर दिया फोन, मैं कहीं बाहर थी इसलिए। बट क्या पता बोला कि एकदम जेन्युइनली बात कर रहे थे, तो मैं भी शायद उसमें फंस सकती थी। तभी मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया था। बट आपने अभी तक मतलब ऐसे कोई केस सॉल्व किए जो साइबर अरेस्ट वाला जो चल रहा है अभी वैसे? डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, और उसमें इनका मोडस ये होता है कि ये 2 तरीके से विक्टिम को फंसाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक तो ये पार्सल, आपके नाम से पार्सल आया, उसमें कुछ ड्रग्स या कुछ इलीगल चीज़ें मिली है, इस तरीके से शुरू करते हैं। सेकंड ये शुरू करते हैं कि आपका जो नंबर है, हम ट्राई की तरफ से बोल रहे हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कि हमें हमारे रिकॉर्ड में पता चला है कि आपका नंबर
मिसयूज हो, मतलब आपका नंबर यूज हुआ है किसी क्राइम एक्टिविटी में, तो आपको हमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आपको बताना है कि जैसे कि कस्टम वाले में इन्होंने ये किया कि आपका पार्सल आया है और उनके पास बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे उनका आपका नाम, एड्रेस। ये हम नॉर्मली आजकल हम कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या बहुत सारे पोर्टल से जहां हमारे बेसिक ईमेल आईडी, नंबर और एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये बहुत चांसेस होता है कि डेटाबेस कहीं ना कहीं से लीक होके ऐसे क्रिमिनल्स के पास जाता है। फिर वो कांटेक्ट करते हैं विक्टिम को कि आपके नाम से पार्सल है और आपको एक नोटिस हम भेजेंगे, उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको जो भी हम क्वेश्चन आपसे कोऑपरेट करना है, आपको जो भी हम पूछेंगे उस हिसाब। तो जब वो नोटिस वगैरह मेल आईडी पे एक्चुअली भेजते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है बहुत ही, आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही जेन्युइन है, लाइक ओरिजिनल जो नोटिस होता है उस तरीके का होता है। और फिर बाद में वो अप्रोच करते हैं कि आपको यहाँ पे हम विजिट करना पड़ेगा, या मतलब इस तरीके से डरा देते हैं विक्टिम को, तो विक्टिम बहुत पैनिक हो जाता है। और पैनिक होने के बाद वो उसे बोलते हैं कि फिर आपको अभी इमीडिएटली आपको हम स्काइप पे या किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म पे वो कॉल करते हैं, और वो फिर जब विक्टिम बात करता है उनसे, तो वो देखता है कि ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में ऑफिसर है और इस तरीके से यूनिफॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो माहौल होता है पीछे, एक पुलिस स्टेशन या एक गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस का कैसा होता है उस तरीके का ही होता है। तो विक्टिम और डर जाता है कि ये कहाँ फंस गया मैं करके। ऐसे करके काफी विक्टिम्स है जिन्होंने ट्रांजेक्शन कर दिया है कि सेटलमेंट के नाम पे कि चलो अभी आपको आगे ट्रबल नहीं होगा, हम आपको क्लियरेंस दे देंगे इस चीज से, पर आपको सो एंड सो फाइन या सो एंड सो अमाउंट भरना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसमें मोडस अलग अलग है। एक इसमें लेडी विक्टिम थी जिनको इन्होंने टारगेट किया था, और मोस्टली ये टारगेट करते हैं कि जो बैचलर्स होते हैं, जो अपने फैमिली से दूर हैं, जो किसी और के साथ इजीली, जैसे कोई फैमिली में है, एक किसी की फैमिली है, उसमें अगर किसी के साथ होगा तो वो कहीं ना कहीं अपने शेयर करेगा, पर ये जानबूझ के टारगेट ऐसे लोग को करते हैं कि जो इंडिविजुअल रह रहा है कहीं पे, ताकि वो उस टाइम पे अपना दिमाग लगा ना पाए। और ऐसी एक विक्टिम थी बैंगलोर की जिसके साथ ऐसा हुआ था। तो वो जॉब के लिए बैंगलोर में थी और उसको ऐसी कॉल आया, तो वो स्काइप पे उनके साथ 8 घंटे थी वीडियो कॉल पे, और वो उनके साथ पूरा डॉक्यूमेंटेशन कि आप अपना आइडेंटिटी, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो शो करो और हम वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उन्होंने उसको अप्रोच किया कि आपका हम एक फॉर्म, जैसे कि वो प्रिटेंड कर रहे थे, हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपका जो कॉपी है कंप्लेंट की, आपके बॉडी पे कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क हम देखेंगे, तो आपको अपने कपड़े रिमूव करने हैं। सो वो विक्टिम लड़की ने कपड़े तो रिमूव किए, पर उसने फेस पे स्कार्फ बांध लिया था, और जैसे ही उसने रिमूव करके नॉर्मली वो कम्युनिकेट करने लगी, थोड़े टाइम बाद उसे व्हाट्सएप पे उसी के वीडियो आया जो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था इन्होंने। फिर इन्होंने इसके साथ एक्सटॉर्शन स्टार्ट किया कि अभी हम ये लीक कर देंगे, यू हैव टू पे अमाउंट, ऐसे करके। तो ये था कि उसका फेस रिवील नहीं हुआ, इसलिए वो बच गई। अगर किसी विक्टिम का फेस होता तो वो ऐसा पैनिक सिचुएशन होता है कि जो भी वो बोल रहे हैं उस हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे काफी विक्टिम्स है जिनके साथ ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो रहा है। हालांकि ऐसे कोई लॉ में डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती, वो फिजिकली ही आके जो भी एक्शन होता है फिजिकली ही ले सकती है। तो ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आधी पब्लिक इस तरीके से डर जाती है कि हाँ सच में ऐसा कुछ होगा। तो ये अवेयरनेस अगर फैल जाए कि इस तरीके का कोई भी कॉल और इसको सीरियस ना ले, तो ये काफी रुक जाएंगे ऐसे क्राइम। राइट। तो मुझे लगता है कि अभी क्या बोलते हैं अपना कि मुझे लगा, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि टीनेजर ने, जो शायद जिनको नॉलेज नहीं है ज़्यादा फ़ोन का या क्या, उनको आता था, बट अभी आपने बताया कि टीनेजर्स को, जो बैचलर रह रहे उन लोग को ज़्यादा आता है ये चीज़, और बड़े बड़े लोगों को अभी हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा ओपनली मतलब बाहर आया है ये चीज़, मुझे लग रहा है। अगर नहीं आता तो फिर ये भी एक टाइम पे ऐसे ही दब जाता, मुझे लग रहा है, साइड बाय साइड। अभी ये आशीष चंचलानी के साथ भी सेम हुआ, अंकुश के साथ भी सेम हुआ।
तो ये वाला चीज है। तो आपने ये कभी ये वाला केस सॉल्व किए? हाँ, इवन अंकुश के साथ जब हुआ तो वो उसने पैसे तो 1 लाख रुपीस दे दिए उनको, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दिए थे। तो अंकुश मेरे कांटेक्ट में ही है, तो अंकुश ने मुझे कांटेक्ट किया था कि ऐसा हो गया है करके। तो मैंने उनको बताया कि अभी आपको आगे का प्रोसीजर ऐसे फॉलो करना है, कि अभी क्योंकि मेन कंसर्न तो ये है कि आपके साथ स्कैम हुआ, दूसरा ये है कि आपने फाइनेंशियली फ्रॉड भी हो गया आपके साथ, आपने पैसे ट्रांजेक्शन कर दिए। तो उसको रोकना कैसे है, वो आपको एक सर्टेन टाइम में आपको क्या करना है कि आप वो अमाउंट होल्ड कर सकते हो। तो वो जो प्रोसेस है उसमें ये है कि आपको जो गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए 1930, तो 1930 पे अगर किसी भी विक्टिम के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, वो उस एक सर्टन जब उन्होंने ट्रांजेक्शन किया उसके 1 आवर्स या 2 आवर्स में कंप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि उनके पैसे उन्हें वापस मिल सकते हैं। क्योंकि जब आप कंप्लेन करोगे आपसे वो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, नाम और सब डिटेल्स लेंगे, और उसके बाद वो तुरंत ही जिस अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हुए हैं उसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद वो अमाउंट होल्ड हो जाएगा, और फिर आपके पुलिस स्टेशन में विजिट करके एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा आपके एसएमएस पे, और उसके थ्रू आगे का प्रोसेस कर सकते हो, जिससे कि आपके पैसे बच सके। ओके, बट मुझे एक चीज इसमें जाननी है कि क्या पुलिस साइबर क्राइम्स को इतना ये देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वैल्यू देते हैं क्या? क्योंकि अभी रिसेंटली वापस से मैं मेरे पे ही आऊँ कि मेरा फोन चोरी हो गया था, ठीक है? मतलब पता नहीं ये साइबर में आता है कि नहीं, बट जस्ट आस्किंग कि मेरा फोन चोरी हो गया था, जस्ट 1 महीने पहले लिया था, महंगा फोन था काफी। तो मैं गई पुलिस के पास, और मेन फोन से ज्यादा उसमें जो मेरे डेटा थे, क्योंकि आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर, ठीक है, तो जो डेटा थे दुबई के जो मुझे डिलीवर करने थे तो सब उसमें ही थे, और मैंने बैकअप नहीं लिया था, तो उसमें थे, तो लेके चला गया फोन। बट आईफोन में पता है आपको कि ट्रैक कर सकते हैं, तो मैंने पुलिस को ट्रैक करके बता दिया कि ये लोग यहाँ पर है। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं लीगली नहीं जाती तो शायद मैं ढूंढ सकती थी मेरा फोन तभी, बट मैंने लीगली गई तो मेरे लिए एक्शन नहीं लिया गया तभी। तो ऐसा है क्या कि साइबर क्राइम को थोड़ा कम वैल्यू दिया जाता है? एक्चुअली ये जो मोबाइल थेफ्ट केसेस हैं वो प्रॉपर साइबर क्राइम में नहीं आते। साइबर क्राइम मतलब कि जो जैसे कि बैंकिंग फ्रॉड हो गए, या सोशली आपके साथ कुछ ऑनलाइन हैरेसमेंट, या किसी के फोटो लीक हो गए, फोटो मॉर्फिंग हो गए, ये सब साइबर क्राइम में आ गया। बट इसमें भी ऐसा सिस्टम नहीं होता कि फोन किसी को ट्रैक करना है तो वो जो IMEI नंबर के थ्रू ट्रैकिंग होती है। ये तो इंडिविजुअल हो गई कि आजकल फाइंड माई डिवाइस और एप्पल के सेटअप है कि आप ट्रैक कर सकते हो फोन। बट जो पुलिस के टेक्निक होती है उसमें ये होता है कि आपका IMEI नंबर जितने भी ऑपरेटर कंपनी होती है, एयरटेल, वोडाफोन या जियो, जितने भी है, उनको वो मेल करते हैं ऑफिशियली कि इस IMEI में कोई सिम इंसर्ट हुआ है। तो इफ आपकी फोन चोरी होने के बाद कोई सिम इंसर्ट हुआ है तो वो वहां पे रिपोर्ट आती है कि हाँ XYZ नंबर हुआ है। फिर वो उसका SDR निकालते हैं कि ये कौन से डॉक्यूमेंट पे खरीदा गया है, उस तरीके से ये ट्रैकिंग होती है। तो ये आपको उनको कंटिन्यू ऐसा है कि फॉलो अप लेना पड़ेगा कि एक बार आपने मेल किया, अब उस टाइम पे चोर भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए। उनको पता है कि ये इमीडिएटली कोई महंगा फोन है तो या तो उसके पार्ट्स बिकेंगे, या तो अगर वो बेच रहे हैं, जैसे मुंबई का फोन, मुंबई में चोरी हुई है तो ये फोन दिल्ली XYZ कहीं और स्टेट में जाएगा और फिर वो एक्टिव होगा। ऐसा ही होता है मोस्टली, ज्यादा करके तो। राइट, तो मतलब ये साइबर क्राइम में नहीं आता? नहीं, ये साइबर क्राइम में नहीं आता। ओके, तो साइबर क्राइम जो है वो इंडिया में पिछले 10 साल में कितना इवॉल्व हुआ है? बहुत, 10 साल में तो काफी राइज हुए हैं। 10 साल की तो बात क्या, हम अभी कुछ सालों में, 1-2 सालों में ही बहुत ज्यादा इसमें जैसे कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी, जैसे मुंबई में पहले सिर्फ एक साइबर सेल था जो BKC में था, अब ये 4 जोन में है। मतलब आज मुंबई में हर एक पुलिस स्टेशन में भी साइबर की यूनिट है जो स्पेशल, वहां पे डेडिकेटेड ऑफिसर है जो सिर्फ साइबर के केसेस देखेंगे। जो 10 लाख के नीचे, 10 लाख के अंडर जो केसेस हैं, जिस किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ वो सब केसेस, और जो 10 लाख के ऊपर हुए हैं उसके लिए डेडिकेटेड साइबर सेल है हर एक जोन में। उस हिसाब से वो केसेस को टैकल करते हैं। तो केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपनी
टेक्नोलॉजी और कोशिश कर रही है कि उसको वो सॉल्व करने की, जो भी इम्प्लीमेंट कर सके, जितने भी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो करने की कोशिश कर रही है। तो लोगों में साइबर सिक्योरिटी की जो नॉलेज है वो कमी क्या ये साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रही है? मतलब एक ऐसा कि हमें शायद से पता नहीं है साइबर सिक्योरिटीज क्या क्या है, तो शायद वो साइबर क्रिमिनल्स को मतलब बढ़ावा दे रही है क्या ये चीज करने में? और हाँ, जैसे कि अवेयरनेस की कमी हो गई। अब साइबर सिक्योरिटी तो एक फील्ड है, जैसे कि इसकी भी एक स्टडी है, इसकी भी एक पढ़ाई है। अब जो आईटी फील्ड के बच्चे हैं उनको पता है कि हाँ साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी, उनके भी कोर्स स्टडी में ये है कि साइबर लॉ क्या है। ठीक है, तो अवेयरनेस हो रहा है। जैसे कि एक टाइम था जब मैंने जब स्टार्ट किया था 2014, 13, 15 में, तब उतना ज्यादा हाइप नहीं था ये फील्ड का, पर अब धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट है ये फील्ड में। और ये फील्ड में काफी पार्ट्स है, खाली ये नहीं कि आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, जैसे अब मेरा जो टास्क है वो इन्वेस्टिगेशन है, फॉरेंसिक है। इसमें जो कंपनीज होती हैं वो भी हायर करती हैं साइबर एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी वाले जो भी बच्चे हैं उनको। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं और धीरे धीरे अभी फिर भी इतना इंडिया में इसका उस लेवल का भी स्कोप नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज में है। मैं मुझे लग रहा है बहुत जल्द होगा क्योंकि डिजिटलाइज इतनी सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो ये मुझे लग रहा है आफ्टर लॉकडाउन ज्यादा बूस्ट हुआ है, जब से लोग पूरा सोशल मीडिया पे स्विच कर दिया है लोगों ने, क्योंकि उसके बाद ही शायद लोग ज्यादा यूज करना सब स्टार्ट किया है सोशल मीडिया। उसके बाद ज्यादा एक्टिविटी ऑनलाइन ही होने लगी, ऑनलाइन स्कैम्स भी बढ़ गए हैं। आप देखेंगे पीछे के लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ रहे थे। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, कोई घर बैठे अल्कोहल ऑर्डर कर रहा है वाइन शॉप से, फिर वो स्कैम होने लगे। बहुत सारे स्कैम्स ऑनलाइन ही चलने लगे। एआई का यूज क्रिमिनल्स, मतलब जो साइबर क्रिमिनल्स है, वो कैसे यूज कर रहे हैं? जैसे कि अभी एआई का यूज नॉर्मल आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जैसे चैट जीपीटी वगैरह हम यूज कर रहे हैं डेली टास्क में। कुछ भी हमें, कोई कंटेंट क्रिएटर हो या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, हर एक चीज में आजकल एआई का यूज हो रहा है। किसी अच्छी चीजों में बहुत इजी हो जा रहा है टास्क। वैसे ही जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके, जैसे चैट जीपीटी है, वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फ्रॉड जीपीटी। तो वो फ्रॉड जीपीटी में आप कुछ भी कमांड दे रहे हो, जैसे हम चैट जीपीटी ने दे दिया हमने कि हाँ हमें XYZ ये कैप्शन चाहिए या इस इमेज को इस तरीके से हमें डेवलप करना है, तो वैसे ही कोई भी आजकल फिशिंग पेज बनानी है या कोई भी मालवेयर जनरेट करना है, तो ऐसे एआई का यूज करके डेवलप करते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं। इवन डीप न्यूड, डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है कि कोई भी नॉर्मल फोटो है उसको आप मॉर्फ कर सकते हो बहुत इजीली। पहले होता था कि फोटोशॉप यूज करके एडिटिंग करना, अब ऐसा नहीं है। अब बस आपको 1 क्लिक फोटो अपलोड करने हैं और वो फोटो फिर आप एक मार्केट प्लेस बन गया है, टेलीग्राम है और भी कुछ ऐसे डार्क मार्केट स्पेस है जहां पे ऐसे सेल होता है। मतलब जो फेक पोर्नोग्राफी साइट्स हैं कुछ, और कुछ मैट्रिमोनियल, कुछ डेटिंग एप्स है जो कि सिर्फ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के लिए है, वो ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे कंटेंट बाय करते हैं। इनका एक पूरा मार्केट होता है और इस तरीके से एआई का मिसयूज हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके हैं जो एआई का यूज करके साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो अभी एआई, मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन ऐसे कि एआई की वजह से मतलब क्रिमिनल्स भी अभी इतने स्मार्ट हो गए, मतलब काफी कि ऑफ कोर्स वो लोग स्मार्ट ही थे इसलिए क्रिमिनल्स, ऐसा मुझे लगता है, इतना दिमाग है उनके पास ये सब करने के लिए। तो आगे बहुत डार्क लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, कि अभी ही इतना हालत खराब है सबका। अभी जैसे रिसेंटली अभी कॉल भी लग रहा है तो साइबर क्राइम के बारे में ही वो हमें अपडेट कर रहे हैं, अवेयरनेस अभी फैला रहे हैं सबके बीच में। अभी हमारे मॉम डैड को तो पता नहीं है ज्यादा, क्या पता कभी भी वो ओटीपी देते। अभी शायद वो कॉल की वजह से, लोगों का अवेयरनेस की वजह से, शायद ये पॉडकास्ट की वजह से लोगों तक पहुंचे वो चीज। तो मेन कंसर्न वही था कि एटलीस्ट थोड़ी जानकारी मिले, क्लैरिटी मिले ये चीज को लेके।
हाँ, जैसे कि एआई के थ्रू अभी कुछ बॉट्स हैं। जैसे कि पहले होता था कि बैंकिंग फ्रॉड्स में आपको कॉल आता था कि हाँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक, मैं बैंक का एग्जीक्यूटिव हूँ, आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपको कुछ डिटेल्स वेरीफाई करने होंगे, आपका सो एंड सो कार्ड नंबर लास्ट XYZ डिजिट है, या आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, ऐसे करके वो फंसाने की कोशिश करते थे। अब ऐसा हो गया है कि आपको IVR कॉलिंग जो होती है, जैसे कि आप कंपनी की तरफ से कॉल आ रहा है, तो इस तरीके का बॉट जनरेट करते हैं और आपको कॉल आएगा कि हाँ, XYZ बैंक की तरफ से, और वो बॉट बोल रहा है, ठीक है। तब आदमी और फंस जाता है। आजकल क्या ह्यूमन, एक आदमी बोल रहा है ना, तो एक बार क्लिक होता है कि नहीं चलो ये स्कैम वगैरह, पर ये प्रॉपर बैंक की तरफ से जैसे कॉल आ रहा है उस तरीके से कॉल आ रहा है, और आपको वो बोलेगा आप अपने जो भी डिजिट है कार्ड के वो आप एंटर करिए, और वो एंटर आप जैसे ही करोगे आपके डिवाइस में, और वो जो भी आपने कार्ड डिटेल या जो भी आपने CVV नंबर डाला है उसका आउटपुट उनके पास आएगा। आप समझ रहे हो कि आपको कॉल आया कि XYZ बैंक की तरफ से हम बोल रहे हैं, और ये कंपनी की जो कॉलिंग होती है उस तरीके से होगी, और आपको वो बोलेंगे कि आप अपने डेबिट कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आप अपना नंबर डालिए, और आपने जब अपना कार्ड नंबर डाला, एंटर किया अपने ही डिवाइस में टाइप किया, तो वो जो भी आपने टाइप किया उसका आउटपुट उनकी तरफ आ जाएगा कि आपका सो एंड सो कार्ड नंबर है, सो एंड सो। तो इस तरीके से AI और बॉट का यूज करके स्कैम्स हो रहे हैं। तो अभी भी हो रहा है। अभी मुझे ही सुबह से 4 कॉल आया बैंक से, बट वो फिर आइडेंटिफाई कैसे करने का कि वो रियल बैंक कॉल्स है या फ्रॉड है? वो वेरीफाई करने के लिए आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो बैंक की है वहाँ का हेल्पलाइन नंबर चेक करना है, या आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर है या जो भी बैंक के मैनेजर है उनसे डायरेक्ट अप्रोच करके, या जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर है उसी पे ही अप्रोच करना है। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे फॉरम होते हैं, इनको डेटाबेस मिलता कहाँ से, पब्लिक फॉरम है जहाँ पे पब्लिक कंप्लेन करती है कि मेरा ये नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो हमने ऑनलाइन कंप्लेन डाल दी। तो जो साइबर क्रिमिनल्स है वो वैसे फॉरम मॉनिटर करते हैं कि हाँ, ये XYZ पर्सन है, इसका एयरटेल का सिम है, इसने यहाँ कंप्लेन डाला है कि इसके 2 दिन से नेटवर्क नहीं चल रहे। फिर उसको फोन जाएगा कि हाँ सर, आपका 2 दिन से प्रॉब्लम था, तो मैं एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ। और ऐसे काफी स्कैम्स हुए जो इस तरीके से लोग फंसे। मुझे पहले लगता था कि वो डेटा पास ऑन करते हैं वो लोग। डेटा पास ऑन भी होता है, ऐसे बहुत इंटरनल भी बहुत लोग होते हैं इन्वॉल्व। ऐसे बहुत सारे केसेस डिपार्टमेंट ने सॉल्व किया जिसमें पता चले कि अंदर के लोग ही इन्वॉल्व है, ठीक। बट ये अलग अलग सोर्सेस है जहां से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर वो स्कैम में यूज करते हैं। तो अभी जो इतने बढ़ रहे केस, तो इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग कितने प्रिपेयर्ड है ये सब चीज के लिए? हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी, और जैसे लॉ तो एक ही है ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, बट जो डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजी है, जैसे आप मुंबई की बात कर लो, तो मुंबई में पहले नहीं था इतना ज़्यादा टीम और डेडिकेटेड हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर यूनिट, तो अब है। वैसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी तक हर एक पुलिस स्टेशन में यूनिट नहीं है, तो धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ये 1930 का जो इनिशिएटिव बहुत यूजफुल है, बहुत सारे विक्टिम है जिनके पैसे होल्ड हुए हैं, फ्रीज हो रहा है। नहीं तो पहले होता था कि आप पुलिस स्टेशन विजिट किए, फिर वो एक सिंगल ऑफिसर मेल करेगा बैंक को, फिर बैंक में आपको भेजेगा, फिर बैंक में आप डिस्प्यूट फॉर्म भरोगे, फिर जाके आपका फ्रीज होगा। तब तक होता था कि सामने वाला पैसे विड्रॉ कर लेगा, अब कुछ बड़ा अमाउंट है तो वो एक सर्टेन टाइम में विड्रॉ नहीं कर सकता, और सिंगल अकाउंट पे बहुत सारे मल्टीपल जगह से स्कैम के पैसे आते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर ये फ्रीज हो गया तो वो साइबर क्रिमिनल भी हेल्पलेस हो गया, वो पैसे उस तक तो अब पहुंचना है ही नहीं, क्योंकि फ्रीज हो गया है। जब तक डिपार्टमेंट उसको अनफ्रीज नहीं करेगी तब तक। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जितने पैसे बचाए जा सके वो स्टेप हैं। और अभी जैसे कि cybercrime.gov.in जो पोर्टल है, उस पे आप कुछ ऐसे आपको स्कैम्स कॉल आ रहे हैं, तो आप सस्पेक्ट नंबर, वहां पे उन्होंने एक सेक्शन दिया है जहां पे आप सस्पेक्ट डेटाबेस आप वहां सबमिट कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर वो चेक करेंगे कि कितने लोगों ने सिमिलर नंबर किया है, और फिर उसको वो बैन कर देंगे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो कोई पोर्टल हो। सबका एक सेक्शन दिया गया है cybercrime.gov.in पे विजिट करने के बाद सस्पेक्ट करके, तो वहां पे आपने सबमिट कर दिया, कोई आपको पता चला कि ये स्कैम वेबसाइट है या ये स्कैम व्हाट्सएप नंबर है,
फिर वो एक डेटाबेस उनके पास भी बना रहे हैं। तो डिपार्टमेंट भी अपनी एक डेटाबेस बना रही है ताकि जितना वो लोग कोशिश कर रहे हैं और स्मार्ट होने की, तो उसे रोका जा सके। तो आजकल काफी बच्चे फोन ही ज्यादा यूज करते हैं, जैसे पता होगा आपको कि अभी सब लोग को बचपन से ही फोन चाहिए ऐसा। तो पेरेंट्स ऐसा क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो वो उनको सेफ मतलब रखे ये सब चीज में, क्योंकि अभी स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है लोग बच्चों का, तो उनको कैसे हम ये कर सकते हैं, अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस तो अभी कैसे बच्चे लोग आजकल, छोटे बच्चे भी है तो मोबाइल, यूट्यूब, तो हर एक मोबाइल में किड्स मोड, इवन यूट्यूब में किड्स मोड जो ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो रहती हैं। बट इसमें पेरेंटिंग की भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे स्कूल्स के, कॉलेज के, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि ट्रोलिंग करते हैं अपने टीचर्स के, अपने ही कलीग के, कुछ चाहे वो जॉब फील्ड में हो चाहे वो कॉलेज में हो वैसे। तो ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि भाई ये जो आप कर रहे हो वो एक क्राइम है, वो साइबर क्राइम में आता है। क्योंकि रैंडमली आजकल हो जाता है कि किसी दोस्त का फोटो है, इवन बहुत बच्चों को नॉलेज है उस चीज़ की, तो उन्होंने फोटो ही मॉर्फ कर दिया, मजाक मस्ती के लिए एक मीम पेज बना दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। बाद में पता चलता है कि हाँ ये उसी XYZ इंस्टीट्यूट का बच्चा था या किसी और बैच का था जो ऐसी रिवेंज के लिए कर रहा था। तो ये अवेयरनेस होगा तभी जाके ये चीज रुक सकती है। मुझे लगता है कि डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि अरे तुम ये क्राइम कर रहे हो, तो मतलब शायद मुझे भी नहीं पता थी। अभी हमारे ग्रुप में तो सब ग्रुप में मस्ती तो होती रहती है, तो हमने ना एक बार ऐसे ही किया था कि वो होता है ना कॉल बम्बार्डिंग एंड मैसेज बम्बार्डिंग होता है, SMS बम्बार्डिंग, हाँ वो बॉम्बिंग वाला वो। तो वो हमने एक फ्रेंड के इस पे कर दिया, तो उसको बार बार बैंक्स के मैसेज बहुत ज्यादा आने लगे और वो डर गई काफी ज्यादा। फिर तब रियलाइज हुआ ओ नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल करके उसको काफी ज्यादा ऐसा हो गया, वो टेंशन में आ गई कि अब मेरे बैंक में से पैसे चले गए, तो वैसा वाला चीज। बट क्या ये ऐसा होता है कि हम वो नंबर डालना होता है उस पर, तो ये सब नंबर भी उनको पास ऑन होता है कि देखिए ये एक डेटाबेस तो बन रहा है। आप जहाँ पे कॉल बॉम्बिंग, चाहे वो वेबसाइट के एप्लीकेशन हो चाहे वो कोई मोबाइल ऐप हो, आप जितने, क्योंकि वो फ्री में आपको सर्विस मिल रही है, तो वो डेटाबेस तो कहीं ना कहीं वो भी सेल करेंगे, उनको भी जो ये करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपका डेटा मिसयूज हो ही रहा है जो सबमिट हो रहा है वहाँ पे। मिसयूज इन द सेंस मार्केट में जाएगा, मार्केटिंग जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है वहां पे सेल होगा, तो वाया इसकी भी कैटेगरी होती है डेटाबेस की, और उसका ही सबसे बड़ा रोल होता है साइबर क्राइम हो गया या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग में। शिट यार, ये तो मैंने बहुत किया है, मतलब ऐसे ही पता है मस्ती में किया है बट कर लिया है। साइबर क्रिमिनल के हम एक विक्टिम बनने के लिए नहीं, बनने से बचने के लिए हम क्या क्या बोलते हैं ना स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, मतलब ऐसा कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें कि कभी भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो क्योंकि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि यार ये फ्रॉड है। वैसा जैसे अभी हमारी बात हुई कि वो होम अरेस्ट कर लिया, मतलब वो कर लिया था, तो वैसे चीजें ऐसे तो काफी सारे हैं। तो क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, अगर आप स्टेप्स बता सको कुछ? तो स्टेप्स में आपको, जैसे कि साइबर क्राइम में क्राइम्स तो बहुत अलग अलग है, डिफरेंशिएट अलग, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है या आपको डिजिटल अरेस्ट के कॉल आ गए, KYC फ्रॉड के आगे, तो सबसे पहले आपको उसको चेक करना है, रीचेक करना है। इवन आजकल नॉर्मल आपके पास ट्रू कॉलर है, आइकॉन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आप यूज करके नॉर्मली देख सकते हो कि ये स्पैम नंबर है या ऑलरेडी फ्रॉड कहीं पे रिपोर्टेड है। ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप विजिट करके चेक कर सकते हो, जैसे माउथशट हो गया, जो रिव्यू चेक कर सकते हो उस वेबसाइट्स के, उसके कमेंट सेक्शन देख सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड भी बहुत होता है। इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत, कोई ट्रेडिंग के नाम पे, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कोई जॉब के नाम पे, ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो आपको वो प्रोफाइल देखनी है, उसके कमेंट सेक्शन देखने हैं। इवन आजकल साइबर क्रिमिनल्स पेड लाइक्स, पेड कमेंट्स, पेड रिव्यूज सब बाय करते हैं, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ फिशी लग जाएगा। एक कॉमन तरीके का कमेंट मिलेगा आपको मल्टीपल, या वहाँ का कमेंट सेक्शन लिमिट होगा या ऑफ होगा, तो आपको
सस्पिशियस चीजें ढूंढनी है, कुछ भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके पैसे कहीं भेजने वाले हो, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो सच में जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। उसका जो भी डिटेल्स है आपको वो आपको क्रॉस चेक करना है, उसके बाद ही आगे ये करना है। दूसरा, आपको अवेयर रहना है। इवन सोशल मीडिया हैकिंग, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहे हैं, बहुत सारे बैंकिंग अकाउंट हो गए, या आपको कोई भी OTP शेयर नहीं करना है, आपको अप टू डेट रखना है, आपका डिवाइस अपडेटेड रखना है। बेसिक आप कोई भी मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो एंटी मालवेयर है, एंटी वायरस टाइप है, वो एप्लीकेशन अप टू डेट रखिए। अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी हर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो, चाहे बैंकिंग एप्लीकेशन हो, हर एक पे। तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव रखना है आपका, और रिकवरी ईमेल अप टू डेट रखना है। तो ये सब बेसिक स्टेप, और आपको अवेयर रहना है हर एक चीज से जो आजकल हो रहा है, क्योंकि आप डिजिटली एक्टिव हो तो आपको अवेयर रहना इससे भी जरूरी है कि किस टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, तभी जाके आप ये सब चीजों से फंसने से बच सकते हो। सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर मेरा अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, क्योंकि होता है अभी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन तो अभी कुछ साल पहले आया है, तो वो तो किया है, बट समझो ना उसके अलावा भी मतलब इज इट मतलब कि हो सकता है हैक तो होने के लिए बहुत सारे, जैसे आजकल ऐसा हो रहा है कि आपकी ही किसी नोन पर्सन का अकाउंट हैक होगा। वो भी कैसे होगा कि वोटिंग, आपको एक लिंक आएगा आपके नोन किसी फ्रेंड के थ्रू कि यू हैव टू वोट, आपको एक लिंक होगा, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो पोर्टल दिखेगा उसमें एक लॉगिन पैनल टाइप दिखेगा, जहां आपको लॉगिन करना है, वहां आपको यूजर नेम इंस्टाग्राम का एक क्रेडेंशियल डालना है। तो ये एक फिशिंग पेज होता है। जब बहुत लोगों के ऐसे हैक हुए हैं। हाँ, अभी इससे पहले ये वाले स्कैम से पहले यही सब चल रहा था। जी हाँ, यही चल रहा था। तो इस पे आपने जैसे ही अपने क्रेडेंशियल डाले, वो तुरंत चले आता है जो भी हैकर है या साइबर क्रिमिनल है उसके पास, और फिर वो लॉगिन करके आपके जो भी ईमेल आईडी है, आपका जो भी नंबर डाला है वो चेंज कर देता है, और फिर वो एक्सेस कर लेता है। फिर आपके जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं उनके साथ भी वो सेम करते वाया एक चैन बनता है, और ये मल्टीपल अकाउंट्स हैक करते हैं। हैक करने के बाद आपके स्टोरी पे एक स्टोरी डालेंगे वो ट्रेडिंग का कि हाँ मैंने इतने पैसे कमा लिए इस ट्रेडिंग के थ्रू, आप भी अप्लाई करो। तो लोगों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्कैम में फंसाने के लिए और इस तरीके के लिए ऐसे स्कैम्स बहुत होते हैं। तो कभी भी ऐसे अपने क्रेडेंशियल कॉमन कहीं नहीं डालना है। और बहुत लोग कॉमन पासवर्ड भी रखते हैं कि जीमेल का और फेसबुक और इंस्टाग्राम का याद नहीं रहेगा, इसलिए आप कॉमन पासवर्ड रख देते हो। पर आपको ऐसा नहीं रखना है, डिफरेंट पासवर्ड रखना है, क्योंकि एक कहीं हैक हो रहा है तो वो मल्टीपल साइबर क्रिमिनल हर एक प्रोफाइल पे आपका, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से लिंक होगा सब कुछ, तो वो सब कुछ हैक कर लेगा आपका। तो इसकी वजह से आपको डिफरेंट पासवर्ड्स रखने हैं, और आपको कभी भी कोई भी ऐसे सस्पिशियस लिंक्स हैं उस पर डायरेक्ट क्लिक करके नहीं जाना है, और ऐसे कोई वोटिंग वगैरह ये सब चीज में जाना ही नहीं है कि ये करने के लिए। तो अगर अकाउंट हैक हो गया तो फिर रिकवर हो सकता है वो कि कैसे? मतलब फुल फ्लेज ऐसा फॉलोवर्स भी समझो उन्होंने गलती से डिलीट मार दी, मतलब हटा दिया सब, तो फिर वो मतलब ऐसा वर्स्ट केस में रिकवर कर सकते हैं वो? हम रिकवर कर सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है ना कि आपका नेटवर्क कैसा है उसके ऊपर बेस, जैसे मेटा भी सपोर्ट करता है इस चीज में। मेटा के कुछ रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से हो, आप मेटा से जुड़े हो, तो उनकी भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आप वहां से कर सकते हो, या मेटा के कुछ ईमेल आईडी है जिस पे आप मेल करके, जो इंस्टाग्राम सपोर्ट है वहां पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ही इफ आपका फोन हैक हुआ है तो अभी ये रिसेंट अपडेट था कि आप डायरेक्ट अपने डिवाइस से सबमिट कर सकते हो कि आपका अकाउंट हैक है, तो एक वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे। वो वीडियो वेरिफिकेशन के कुछ आवर्स बाद वो आपका रिट्रीव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉसिबल वे हैं जहाँ से खुद मेटा अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ऐसे अकाउंट रिकवर हो, और इफ आपका सोर्स है तो आप डायरेक्ट मेटा से भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ तो हम साइबर क्राइम एक्सपर्ट को रीच आउट करना चाहिए? जी हाँ, अब जो मेरी तरीके के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके कैसे कनेक्टिविटी रहते हैं हर एक इसमें, मेटा में हो गए या जो भी उनके एम्प्लॉय, तो वो आपको और सोर्स बता सकते हैं कि आप और किस तरीके से अपना अकाउंट रिट्रीव कर सकते हो। एक तो वो,
दूसरा, आप लीगली इसमें कुछ होता नहीं है कि आपने आपका अकाउंट हैक हुआ तो आपने लीगल जाके कंप्लेन कर दिया, क्योंकि जो लीगल ग्रीवेंस सपोर्ट होता है वो आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि कोई अकाउंट है उसका आईपी लॉग्स या उसको ट्रेस करना है, वो सपोर्ट एक्सेस दिया गया डिपार्टमेंट के पास। पर कोई हैक हो गया उसको रिकवर करना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया गया। तो वो जो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वही आप यूज करके उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ओके आपने तो डरा दिया यार मेरे को तो। अभी मुझे नहीं पता था, मैं भूल जाऊंगी ना, इस चक्कर में मैंने सब पासवर्ड सेम रखा है। नहीं तो मतलब ऐसा कि मैं भूल जाती हूँ हमेशा, आज तो जाती कि चेंज करती हूँ। तो जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें, मतलब वो भी एक विक्टिम होते हैं कभी कभी साइबर क्रिमिनल्स के। तो उन लोग कैसे, मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी, जो बिजनेस हो गए या फिर कोई प्राइवेट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिनके बिजनेस डील इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं या नेशनल लेवल पे चलते हैं, तो उनके भी जो डील और जो कम्युनिकेशन होता है वो मेल टू मेल होता है, जो मेन होता है, ठीक है। सो वो, क्योंकि अब जैसे ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें कि एक्सचेंज ईमेल फ्रॉड, जैसे कि इसमें होता ये है कि एक XYZ कंपनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जो कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है किसी XYZ कंट्री में बाहर के, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपनी थी जो इंडिया से चाइना में उनका नॉर्मल डील होता है, उनके मेल कम्युनिकेशन होते हैं और मेल पे होता है कि ये हमारा अकाउंट है, इस पे आपको ट्रांजैक्शन करना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि सिमिलर टाइप के मेल जनरेट करके सामने वाली कंपनी को मेल गया है इनके नाम से, इनका इम्पर्सनेट करके आइडेंटिटी इस कंपनी का, कि आप इस अकाउंट पे नहीं, अभी इस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन करना। और इसके, क्योंकि ये इनका बहुत सालों सालों से रिलेशन है, तो वो क्रॉस चेक नहीं करते और वो देख लेते हैं कि हाँ ये प्रॉपर उसी कंपनी से है, बस मेल में कुछ माइनर चेंजेस होते हैं एक वर्ड का, और नोटिस नहीं करते, और उस तरीके से स्कैम होते हैं। एक ये बेसिक जो यूज करते हैं साइबर क्रिमिनल। दूसरा होता है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में ये होता है कि ये बड़े जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एम्स के साथ अभी हुआ था, और नावाशेवा जो पोर्ट है उसके उनके डेटाबेस के साथ हुआ था। तो ये क्या होता है रैंसमवेयर में, कि कोई भी कंपनी का एक डेटाबेस होता है उनका, तो वो उस डेटाबेस को एनक्रिप्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको एक कंपनी है, उनके बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो वो एक सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है उनका पूरा सर्वर से। तो किसी भी डिवाइस, किसी भी जो उनका एम्प्लॉय है उसके सिस्टम पे इन्होंने मेल किया, मेल में अटैचमेंट फाइल होगा, और वो फाइल उन्होंने ओपन किया, ओपन करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है मालवेयर। उस मालवेयर को बोलते हैं रैंसमवेयर। तो वो क्या होगा, जितने भी उनके फाइल्स हैं सब एनक्रिप्ट हो जाएंगे। एनक्रिप्ट के जो डिक्रिप्शन की है वो सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एनक्रिप्शन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, उसको आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको रैंसमवेयर अटैक बोलते हैं। जब तक आप वो रैंसम नहीं दोगे तब तक वो आपको की नहीं देंगे। तो ये जो डेटाबेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डेटाबेस नहीं होगा तो इनका काम नहीं चल पाएगा। इस तरीके से ये स्कैम करते हैं। शिट यार, पूरा मतलब उन लोग के तो ईमेल पे, मतलब हमारी कंपनी के ईमेल पे ही पूरे कंपनी के पूरे डिटेल्स होते हैं, बैंक डिटेल्स से लेके सब कुछ होते हैं, सब कुछ। आपके हिसाब से इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर 5 से 10 साल में क्या होगा? फ्यूचर तो बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट काम कर रही है, अभी उन्होंने एज ए जो आईटी के बच्चे हैं जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड के हैं, उनके लिए एज ए वॉलंटियर वाला एक सेक्शन, मतलब एक टास्क ओपन किया है। cybercrime.gov.in पे ही उन्होंने एक वॉलंटियर ऑप्शन दिया है कि आप अगर XYZ किसी भी एरिया से हो, आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को वॉलंटियर कर सकते हो। आपको अपने जो भी आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ अपलोड करने हैं, और उसके बाद आप लोकल लेवल पे सपोर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट है उसे भी 2 चीज सीखने मिलेगी और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे कुछ इनिशिएटिव नए नए ले रहे हैं, और जिस हिसाब से डिजिटलाइज बढ़ रहा है उस हिसाब से स्कोप तो बढ़िया ही होने वाला है। राइट।
जो अभी एस्पायरिंग साइबर सिक्योरिटी में जो लोग हैं, मतलब जो अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं अभी, तो उनको आप एक चीज क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो आपको एक डेडिकेटेड फोकस करना होगा आपके काम में, क्योंकि ये फील्ड में मल्टीपल टास्क हैं अलग अलग। साइबर फॉरेंसिक है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, कुछ लोग एज ए ट्रेनर काम करते हैं, कुछ लोग एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर करते हैं, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी अलग अलग मल्टीपल टास्क है। कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके अंदर जिनका वेब सर्वर है, जिनके सिक्योरिटी में आपको लूप होल फाइंड आउट करना है और वो आपको फिक्स करना है, ठीक है। तो हर एक प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी है वो ऐसे एक्सपर्ट्स हायर करती हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज हो, जिसको इस फील्ड का नॉलेज हो। तो आपको डेडिकेटेड बहुत फोकस करना है और खुद ही आपको रिसर्च करके और काम करके, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज कितनी अच्छी है वो ज़्यादा मायने है, चाहे आपके पास क्वालिफिकेशन कुछ हो या ना हो, पर आप वो काम टास्क कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। राइट। सोशल मीडिया और डिजिटल जो हमारे मतलब प्लेटफॉर्म्स है वो साइबर क्राइम को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब ऐसा, क्योंकि अभी ही काफी ज्यादा ये बढ़ चुकी है जब से वो ज्यादा यूज होने लगा है। तो आपको क्या लगता है उस पर? जिस तरीके से डिजिटल लोगों का यूसेज बढ़ेगा, अब जैसे मोबाइल पहले उतना ज्यादा, इंटरनेट एक टाइम था कि जब हम रिचार्ज करते थे वो कूपन पे, आज सब कुछ स्क्रैच करके, अभी ऑनलाइन सब कुछ हो गया। तो जितनी ज्यादा इजी होगा उतना ज्यादा क्राइम बढ़ने की भी ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं और बहुत सारे अच्छी चीजें भी होती है, दोनों पार्ट है इसमें। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, मतलब आपके साथ कैसे क्या है। बट आपको ओवरऑल आपको अवेयर रहना है चीज़ों में, जो विक्टिम्स हैं या जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनके लिए। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, लोगों को बहुत इजी चीप में जो फ़ोन 1,00,000 1.5 लाख की है वो आपको 45,000 50,000 में दिख जाती है, तो आप उसमें फंस जाते हो। तो इसमें क्या स्कैम होता है? फोन का, फोन आपको दिख गया, आपको वो बोलेंगे कि ठीक है, आपने वो प्रोफाइल देखी। अच्छा, ओके, ऑनलाइन आपने देख ली, आपने उसे अप्रोच किया, उसने बोला ठीक है आपको एक XYZ अमाउंट करना है, उसके बाद आपको COD हो जाएगी वो जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे डेली बेसिस पे मुझे बहुत सारे DM आते हैं, किसी ने ये ऑर्डर किया उसके बाद स्कैम हो गया। तो वो केस आप सॉल्व कर, मतलब कैसे सॉल्व करना? इसमें क्या होता है ना कि अब बहुत बार ये होता है कि हम अपने अकाउंट से ही उनको DM कर देते हैं तो वो पैसे दे देते हैं रिफंड, और बहुत बार ये होता है कि हम उसको टेक डाउन करा देते हैं वो अकाउंट, क्योंकि सोशल कुछ अभी ट्रेडिंग के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारे अभी स्कैम चल रहे हैं, जिसमें कि आपको ऑनलाइन आपको दिखेगा कि हाँ ये XYZ दोस्त ने, जैसे हैक होने के बाद लोगों, मैंने बताया कि स्टोरी डालते हैं, वैसे ही नॉर्मली लोग हैं जिनको प्रोफाइल आपको दिखेगा कि हाँ इसके तो अच्छे खासे फॉलोवर हैं, और लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ उनको प्रॉफिट्स हुए हैं, उन्होंने स्टोरी डाली है, दिखाया है कि हाँ इतने प्रॉफिट्स हुए हैं। तो लोग फंस जाते हैं, उनको एक लॉगिन एक्सेस मिलता है, उसमें लॉगिन करने के बाद वो देखते हैं कि हाँ प्रॉफिट्स दिख रहा है उनको, उन्होंने XYZ के 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, वो 10,000 का एक 3,000 रुपीज वो रिटर्न 1-2 दिन में दे देते हैं ताकि वो ट्रस्ट जीत जाए साइबर क्रिमिनल्स। तो अभी ये बेसिकली यही करते हैं कि उन्होंने जो पैसा दिया विक्टिम ने, उसी के पैसे उसको रोलिंग करके वापस देंगे, फिर वो बोलेंगे अभी आपके हमारे पास एक बड़ा स्कीम है जिसमें कि आप बड़े अमाउंट डालोगे तो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। इस तरीके से काफी लोगों ने लाखों रुपए डाल के अपने उनके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है ऐसे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका अच्छा यूज भी हो रहा है अवेयरनेस के लिए, प्रोडक्टिविटी, काम, बिजनेस पर्पस के लिए, और कुछ लोग हैं जो इसमें फंस रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। राइट, क्योंकि अभी एक पूरा करियर ही एक सोशल मीडिया हो चुका है अगर देखा जाए तो ये सब चीज से बचना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी, कि कैसे बच सकते हैं। मतलब मुझे भी काफी चीजें थी जो नहीं पता थी, वो पासवर्ड वाला चीज हो गया जैसे मैंने बताया, तो ये सब चीज
तो जैसे एक सीरीज है जामतारा करके, तो जिसमें काफी बोलते हैं ना कि जहाँ भी क्राइम्स होते हैं वो उसमें वो दिखाते हैं, तो वो सीरीज पे आपको मतलब क्या कहना है, वो जो सब दिखा है वो सब सच है? ऐसी बहुत सारी चीजें जो उसमें नहीं दिखाई गई है उससे भी ज्यादा सच है, ठीक है। वो एक सिंडिकेट क्राइम है जो साइबर क्राइम होता है। जैसे जमतारा है वैसे और भी जगह, जैसे राजस्थान में एक भरतपुर करके जगह है, सो सेम वहां पे जैसे भरतपुर में पहले OLX स्कैम होता था। OLX पे आपने कुछ डाला हुआ है प्रोडक्ट, तो वो आपको कॉल आएगा कि हाँ मुझे ये खरीदना है। वो अपनी आइडेंटिटी बताता था कि मैं आर्मी से हूँ। वो आपको इतने ऐसे ट्रैप में फंसाएगा कि जैसे अपनी आईडी वगैरह भी देगा कि हाँ मैं आर्मी से हूँ, मुझे अर्जेंट बेसिस पे ये चीज़ चाहिए, आपका जो भी है आई विल पे करके, ऐसे करके फिर बाद में धीरे धीरे मैनिपुलेट कर देता है कि आपको ये ट्रस्ट दिला देगा कि हाँ वो जेन्युइन पर्सन है, वो एक्चुअली डिफेंस से है और उसके जो कोशिश कर रहा है वो पेमेंट करने की, पर हो नहीं रहा है वो, ठीक है। कुछ इस तरीके के फिर बाद में वो क्या करते हैं कि आपको रिक्वेस्ट, जैसे कि आपके जीपे पे है तो आपको उन्होंने भेजने के बदले रिक्वेस्ट कर दिया और आपने एक्सेप्ट करके जैसे पिन डाला वो ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसे बहुत स्कैम्स हुए हैं। और खाली OLX नहीं, और ऑनलाइन जैसे कि ई-शॉपिंग स्कैम्स और बहुत सारे स्कैम्स है जो पूरा रैकेट वहां से चलता है। सो जमतारा जैसे है, जमतारा सीरीज पे जो दिखाया गया है कि हाँ इस तरीके से सपोर्ट, मतलब उनको लोकल सपोर्ट होता है, लोकल अथॉरिटी की सपोर्ट होती है। तो ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ से प्रॉपर सिंडिकेट चलता है। जैसे आसाम में कुछ ऐसे एरिया है रूरल जहाँ पे सिम के बल्क में सिम सप्लाई होता है, जो सिम कार्ड्स होते हैं जो, वो एक टाइम पे था जब इतना वेरिफिकेशन नहीं होता था। जैसे कि आपको अभी आपको ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं कि आधार के थ्रू आपने कितने सिम लिए हैं उस पर भी लिमिट कर दिया कि आपको इतने सिम ही आप ले सकते हो, और आपने जितने बार आप ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हो अपने आधार की। आप जो UDI की वेबसाइट है जो आधार की, उस पर आप विजिट करके चेक भी कर सकते हो। तो अभी उस तरीके से गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है कि ऐसे टाइप के स्कैम्स को रोका जाए, क्योंकि अभी आज के टाइम पे जैसे जमतारा में वो लोकल रूरल जो गांव के लोग हैं उनका बैंक अकाउंट यूज करते थे रिसीव करने के लिए पैसा, जिसको कि जब पुलिस वहां पहुंचती थी तो पता चलता था इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, अनपढ़ है वो, उसका बस डॉक्यूमेंट यूज किया, उसको तो बोलना भी नहीं आता ना लिखना आता है अच्छे से, वो कैसे स्कैम कर सकता है, ठीक है। तो इनोसेंट लोगों को फंसाना भी अपने लॉ के अगेंस्ट है। तो जो एविडेंस एट लास्ट होता है कि बहुत सारे लोग होते थे कि जो नहीं है, अब आउटपुट कुछ नहीं आ रहा तो चलो इसका ही अकाउंट मिला इसी को डाल देना, पर सही तरीके से तो वो स्कैमस्टर नहीं है। अब तो बहुत सारे स्कैमस्टर हैं वो जो वर्चुअल नंबर यूज करते हैं स्कैम के लिए। व्हाट्सएप पे आपको इंटरनेशनल नंबर, हाँ राइट, वो बैठे हैं मुंबई XYZ या कहीं पे, आप किसी भी कंट्री का नंबर व्हाट्सएप पे एक्टिव कर सकते हो, आपको कोई भी इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर सकते हैं। ये आज के टाइम पे इतना इजी हो गया है कि जो नॉर्मल छोटे छोटे साइबर क्रिमिनल्स, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको टेक का नॉलेज है, वो ऐसे जो केसेस बढ़ रहे हैं और इजी अर्निंग के लिए, इजी मनी बनाने के लिए ऐसे स्टेप्स लेके ऐसे स्कैम्स कर रहे हैं। अब जमतारा या बहुत सारे ऐसे सीरीज देख के भी लोगों को आइडिया मिलता है। और जिस तरीके से ये स्कैम बढ़ रहे हैं, जितना लोगों में हो रहा है कि हाँ डिजिटल अरेस्ट और ये स्कैम, क्योंकि आप आजकल कॉल कर रहे हो तो वो आपको बताता है कि हाँ ये सब स्कैम्स है, आप इससे अवेयर रहिए। तो लोग उसका मिसयूज भी कर रहे हैं कि हाँ चलो इससे पैसे बना सकते हैं। छोटे छोटे कॉल सेंटर्स बना के रखे हैं और लोन स्कैम्स कर रहे हैं कि इंस्टेंट लोन वाले स्कैम, और मल्टीपल, मतलब साइबर क्राइम में इतने सारे स्कैम्स हैं कि वो कोई ना कोई एक टास्क और नया अब जब ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगा इस चीज का, फिर वो नया कोई मॉडल्स ढूंढेंगे और उस तरीके से स्कैम करना शुरू करेंगे। तो आप लोग में भी ऐसा रहता है कि आप ये स्कैम को डील कर सकते हो या आप लोग को सब में करना होता है? हमें तो सब में करना होता है कि हाँ साइबर क्राइम में सब तरीके का स्कैम है वो सबको टैकल कर सकते हैं।
तो शुभम जी, जो मेरे डाउट्स थे, मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स है, इंस्टा फैमिली है, तो उनके जो भी डाउट्स थे वो तो सब क्लियर हो गए अभी, आई होप कि हो गए क्लियर। हाँ, तो अभी मुझे आपके बारे में थोड़ा चीज जानना है कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया साइबर मतलब क्राइम एक्सपर्ट बनने में, मतलब आपको क्या चीज ने मोटिवेट किया इतना? क्योंकि आपको पता था क्या कि आगे बहुत बढ़ने वाला है इसका, कि क्या था, कैसे था? नहीं, एक्चुअली मैं कॉलेज टाइम से ही सोशल मीडिया में, उस टाइम पे ऑरकुट और बहुत सारे जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम तो था ही नहीं ये सब, राइट, ठीक है। तो फेसबुक था, ऑरकुट था, हाइक था, आई थिंक हाइक भी उसके बाद आया, बाद में आया, ठीक है। तो उस टाइम पे हम सोशल मीडिया वगैरह पे मैं एक्टिव रहता था। तो मेरा ही फेसबुक हैक हुआ था। मैं जब 12th में था, तब वो टाइम पे मेरा 12th स्टैंडर्ड में था, तब मेरा फेसबुक हैक हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है हैकिंग, क्या होता है ये एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी, ये फील्ड के कुछ नॉलेज नहीं थे। तो बाद में मैंने देखा कि यार ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, मैं लॉगिन कर रहा होता हूँ, क्रेडेंशियल चेंज दिखा रहा है। तो फिशिंग स्कैम बहुत कॉमन था उस टाइम पे, किसी के साथ भी फिशिंग हो जाता था, क्योंकि पता ही नहीं था ना किसी को कि ये होता है, ऐसा कुछ होता है। तो बाद में मैंने उस पर थोड़ा चेक करना शुरू किया कि यार ये हुआ क्या है, रिकवर कैसे करना है। इतना पता था कि अब पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हो, रीसेट नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ है। तो आपको रिकवर, हैकिंग क्या होती है पता चला कि चलो हैक हो गया है आपका अकाउंट, हैक हो गया। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे इस फील्ड में, आने लगा कि एथिकल हैकिंग कोर्सेस होते हैं, साइबर फॉरेंसिक कोर्सेस होते हैं, पर तब था ही नहीं, मतलब बहुत ही, मतलब मेरे दिमाग में आ गया था कि ऐसा कुछ है। पर फिर मैंने सडनली तब मैं घाटकोपर में रहता था बॉम्बे में, तो वहां पे मैंने देखा कि आईआईटी बॉम्बे का एक वेंचर है विजिलेंट नेट सॉल्यूशन, वो सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उनका एडवर्टाइज था फेसबुक पे, तो मैंने वहां एनरोल किया। एनरोल करने के बाद मैंने वहां पे कोर्स किया, ठीक है। कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेशन हो गया पूरा। तो वो भी एक लिमिटेड चीजें सिखाते हैं, आपको एकदम डेप्थ में कोई नहीं सिखाएगा, अनटिल अनलेस आप खुद से ही रिसर्च करके प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करो। तो वो बेसिक स्टेप था कि हाँ, जहाँ से शुरू हुआ कि हाँ चलो इस फील्ड में एंट्री हुई। फिर वो एज होता है कि डाइवर्ट होता है, फिर मेरा दिमाग था एनिमेशन करना, क्योंकि उस टाइम पे एनिमेशन भी नया नया मार्केट था, 3D 2D एनिमेशन। बट बाद में मैंने फोकस इसी पे किया, और फिर एक इंस्टीट्यूट था अग्रवाल इंस्टीट्यूट विक्रोली में, जहाँ पे उनके बच्चे जो आईटी के थे उनको हम सेमिनार वगैरह देना शुरू किए कि मे भी कुछ बच्चे इंटरेस्ट होंगे। बच्चे इंटरेस्ट रहते हैं तब कॉलेज के, तब उनका रहता है कि हैकिंग कैसे करनी है, किसी का फोन कैसे हैक करना है, किसी का सोशल मीडिया कैसे हैक करना है। तो बेसिकली ये तो हमें भी एक टाइम पे लगता था कि हाँ हैकिंग सीख लेंगे तो ये सब करना है, पर मेन चीज तो कुछ अलग ही होती है ये फील्ड में। तो बाद में नॉलेज पढ़ा कि नहीं, अब हमें इस तरीके से, फिर एक डिपार्टमेंट के लिए एक छोटा सा सेमिनार रखा था इंस्टीट्यूट ने, फिर वहां से मेरी कनेक्टिविटी हुई डिपार्टमेंट के साथ। विक्रोली में पुलिस स्टेशन है, पार्क साइड पुलिस स्टेशन, तो वो पुलिस स्टेशन के लिए इन्होंने एक अवेयरनेस रखा था कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, क्योंकि वो टाइम पे इवन पुलिस को नॉलेज नहीं था कि साइबर क्राइम को कैसे टैकल करना है। क्योंकि तब एक ही बीकेसी में था, पुलिस स्टेशन वालों को क्या कुछ नॉलेज नहीं था, वो नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं, मोबाइल ट्रैकिंग, ये सब पता था। फिर उनके बाद क्या होता है कि अब किसी ऑफिसर को आपने हेल्प किया तो वाया ऐसी कनेक्टिविटी होते होते फिर अच्छे से हो गई नेटवर्क, और फिर बड़े बड़े केसेस में भी काम करने लगे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे हमने केसेस पे काम किया ओवरऑल, फिर अच्छे जो हायर रैंक आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स हैं और ऑल ओवर, फिर पैन इंडिया में ऑफिसर्स के साथ कनेक्टिव होने के बाद उनको ट्रेनिंग देना, उनके साथ काम करना, ये सब होने लगा। तो सबसे अभी तक बोलते हैं ना कि डेंजर और एकदम बड़ा केस आपने अभी तक क्या सॉल्व किया? हमने अभी ऑफिशियली, मतलब मैं जो बता पाऊँ केस उसका बता रहा हूँ कि एक मैट्रिमोनियल स्कैम एक्सपोज किया था, जो कि कुर्ला वीबी नगर पुलिस स्टेशन था, उनका केस था वो। तो वहां पे ऐसा था कि विक्टिम थी जिसके साथ स्कैम हुआ था, कुछ 14-15 लाख रुपीस गए थे उसके। तो मैट्रिमोनियल स्कैम में ऐसा था कि उसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक एक्सवाइजेड पर्सन मिला जिसने अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं फॉरेन कंट्री में डॉक्टर हूँ, और उसके बाद वो दोनों का कम्युनिकेशन होने लगा।
पहले उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट्स पे हुआ, फिर उन्होंने नंबर शेयर किया, फिर व्हाट्सएप पे इनका कम्युनिकेशन होने लगा। तो जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल नंबर से वो अप्रोच करके बातचीत इनकी होनी थी, और इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसकी जो इंग्लिश थी वो फ्लुएंट, जैसे मोस्टली नाइजीरिया, जो हमारा कल्प्रिट था वो आइवोरी कोस्टा करके कंट्री है, वहां का था। तो हमने फिर उसने ये प्रॉपर इनका डेटाबेस होता है, जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट बना के रखा है। जिस पर्सन का फोटो यूज किया उन्होंने मैट्रिमोनियल पे, उसने अपनी पूरी एक अलग दुनिया सेटअप करके रखते हैं वो उस पे, मैट्रिमोनियल इस पे। फिर अपने सोशल मीडिया है, आप बोल नहीं सकते कि ये कोई फेक हो रहा है या कोई स्कैम हो रहा है, इस तरीके से वो पोर्ट्रे करते हैं पूरा सब चीज। तो विक्टिम ने 1-2 महीने 3 महीने कम्युनिकेट करते करते इनका एक अच्छा रिलेशन हो गया। इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम मिलेंगे, हम फ्यूचर प्लान करने लगे। ये लोग फ्यूचर प्लान करने के इस पे, क्योंकि इनका वॉइस पे कम्युनिकेशन होता था, वीडियो पे कभी भी ये लोग नहीं आएंगे। वीडियो कम्युनिकेशन के लिए ये लोग नहीं आते, ये जो स्कैमस्टर होते हैं मैट्रिमोनियल वाले। ये कुछ ना कुछ बहाना देंगे या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देंगे और वो आपको कन्विंस कर लेते हैं, जो भी विक्टिम होते हैं उनको। और फिर इन्होंने ऐसा दिखाया कि जो विक्टिम है उसके लिए वो कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं, उसका बर्थडे था तो उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भेज रहे हैं, और वो प्रॉपर फेक कुरियर की वेबसाइट बनाते हैं और उस पर आप ट्रैक कर सकते हो कुरियर, सब कुछ आप प्रॉपर। और वो हर एक एक्टिविटी का अपडेट देते हैं कि हाँ चलो ये गिफ्ट्स है, पैक हो गए हैं, अब आने वाला है। मतलब एक रियल लाइफ सिनेरियो जैसा होता है ना, उस तरीके से वो आदमी ड्रीम करने लगता है। तो ये जो उसकी पार्टनर थी वो एक्चुअली इस चीज में ट्रैप हो गई, और ट्रैप होने के बाद इसको सडनली एक कॉल आता है कि आपका जो कुछ पैकेज आया हुआ है तो ये हमने कस्टम ने रोक रखा है, क्योंकि इसके कुछ फीस लगेंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंसिव चीज है। तो आपको वो टैक्स और वो फीस पे करने के बाद ही आपको ये मिलेगा। फिर ये अप्रोच करती है उस पर्सन को कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आया था। तो ये बोलेगा कि मैं अभी तो ऑक्यूपाइड हूँ कुछ चीजों में, आप पे कर दो, बाद में जो भी रहेगा मैं कर दूंगा करके, ठीक है, ऐसे करके था। और फिर ये जो कस्टम वाले ये इनको नोटिस भी देते हैं एक प्रॉपर कस्टम का कि हाँ ये पैकेज है, ये इतनी सारी चीजें इसमें, इसके वर्थ इतनी है। तो इसमें लालच में फंस जाता है एक तो कि भाई ये तो है 10-15 लाख रुपए की चीज, इसमें 2 लाख रुपए देने में क्या है। तो आदमी वहां फंस जाता है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं है ना कि इसका ये स्कैम चल रहा है। इतने महीने हो गए बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो डेली अपने लाइफ टू अपडेट कर रहा है। और इसमें फिर ये जो विक्टिम है उसने कुछ अमाउंट ट्रांजेक्शन कर दिया, एक 2-4 लाख रुपया कर दिया। उसके बाद वो उसे और फंसाते हैं कि नहीं अभी आपको और इस चीज का फीस देना पड़ेगा, तभी वो उसको हम क्लियर ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर ये बंदा भी वहां से उसको मेंटली ये कर रहा है कि हाँ मैंने इतना गिफ्ट भेजा है, तू कर दो, जो भी रहेगा ना मैं कर दूंगा क्लियर, ठीक है, ये इससे कम्युनिकेट है ही। तो ये मेंटली उसको इतना सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करके इतना मैनिपुलेट करते हैं कि आदमी फंस जाता है। और मोस्टली ये लोग टारगेट करते हैं जो विडोज हो या जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका एज ज्यादा हो गया है, ये लोग को वो सोशल मीडिया पे हंट करते हैं, डेटिंग साइट पे हंट करते हैं और उनको टारगेट करते हैं ये, और वो इजिली फंस जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और ये स्मार्ट रहते हैं दिखने में इनका पूरा। और फिर बाद में हमें ऐसा ही केस आया, हमने हर एक चीज ट्रैक करना शुरू की उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन अलग अलग मल्टीपल जगह हुआ है, कहीं और सिम कार्ड कहीं आसाम का है। तो फिर ओवरऑल हमने ये जो नाइजेरियंस होते हैं इनका ना एक पूरा मोहल्ला टाइप है दिल्ली में, ऐसे कुछ एरिया है, तिलक नगर, द्वारका और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे उनकी पूरी कम्युनिटी है, जो वहीं से उनके स्कैम्स, चाहे वो ड्रग रिलेटेड हो या कोई साइबर क्राइम रिलेटेड हो, सब वहीं से चलते हैं उनके। और वहां पे डे टू डे कोई ना कोई स्टेट से पुलिस आती ही है इन्वेस्टिगेशन पर्पज से, क्योंकि उस एरिया से काफी स्कैम्स होते हैं। बट जो भी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो उनसे लिंक नहीं होता। तो ये बहुत टास्क वाला होता है कि हमें पता नहीं है कि उस बंदे का फेस क्या है, वो है कौन, क्योंकि इसने तो अपने आप को कुछ और ही बताया है। पर बाद में जब हमने वाया उसके कोई लॉन्ड्री वाला पकड़ा, फिर उसके थ्रू नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप बाय स्टेप हमने उनको पकड़ा है। तो ऐसे 2-3 केसेस मैट्रिमोनियल के हमने ओपन किया है, जिसपे कि बहुत अच्छा, मतलब
टाइम लगा पर हमने पूरा एक्सपोज किया, उसमें काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इनका पूरा एक गैंग होता है जिसका टास्क होता है, जैसे मैंने बोला कि मैट्रिमोनियल पे चैट और सोशल मीडिया पे चैट करने के लिए एक अलग बंदा होता है, और वॉइस पे कॉल करने के लिए जो बंदा है वो अलग होता है, और फिर उसके बाद इनका कुरियर की वेबसाइट होती है जिसपे आप ट्रैक कर सकते हो, उस पे भी दिखा रहा है कि हाँ आपका डिलीवर होने वाला है प्रोडक्ट XYZ, ये सब चीजें। तो हर एक तरीके से वो ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं और सामने वाला विक्टिम फंसता जाता है उस चीज में, और एक बार पैसे चले गए फिर कम्युनिकेशन बंद हुआ तब जाके पता चलता है कि ये स्कैम हो गया उसके साथ। ऐसा Amazon प्राइम पे एक सीरीज है wedding.con, जो डॉक्यूमेंट्री है रियल जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर बनी है कि ये मैट्रिमोनियल स्कैम कैसे होते हैं, कितने लोगों के साथ हुए हैं, कितने लोगों ने अपने पैसे गंवाए इस स्कैम में। तो जरूर देखिएगा wedding.con। ओके, मैंने नहीं देखी, मैं भी देखूंगी, आप भी देखना अगर आपने नहीं देखा है तो ये डार्क वेबसाइट जो होती है तो उस पे जो इलीगल चीजें होती है वो मतलब कैसे होती है, पूरा बता सकते हो? डार्क वेब बेसिकली जैसे हम कोई सर्च इंजन है, जैसे हमारा गूगल है, याहू है, वैसे ही एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जिसपे कि इलीगल एक्टिविटी, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो स्कैम्स हो, अलग लेवल पे जो चीजें, बट उसको सब लोग एक्सेस नहीं कर पाते, मतलब जिनको एक्चुअली नॉलेज है, और उस पर बहुत फ्रॉड लोग भी है, चाहे कुछ भी डील हो रहा है। जैसे डार्क वेब एक पोर्टल है, जैसे कि हम एक ब्राउजर होता है वैसे एक ब्राउजर है, वो आपको इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप जैसे www.xyz डोमेन पे जाते हो, बट वहां पे एक अलग यूनिक आईडी होती है, वो आप जब आपके ब्राउजर, जैसे हम जहाँ पे URL डालते हैं या जहाँ पे डोमेन टाइप करते हैं वहां पे आपको डालना है, उसके बाद ही वो मार्केट प्लेस ओपन होगा। अब चाहे आपको कुछ इलीगल चीजें बाय करनी है या आपको XYZ एक्टिविटी करनी है जो गलत है, उसके एक मार्केट प्लेस बने हुए हैं, उस हिसाब से वो चलते हैं। पर उस पे कुछ स्कैमस्टर भी होते हैं जो बताते हैं कि हाँ हमसे, मतलब वो डील करते हैं कि हाँ ये चीज चाहिए आपको, XYZ अमाउंट है, आप बिटकॉइन में आपके ट्रांजेक्शन होंगे, क्योंकि ये पेमेंट भी जो होते हैं वर्चुअली होते हैं इसके, जो भी जिसके ट्रेस ना रहे। तो ये ओनियन रूटिंग पे चलता है डार्क वेब। डार्क वेब ये होता है ना कि अब इस पे मल्टीपल यूजर है, जैसे 10,000 यूजर है, तो आज मैं यूज कर रहा हूँ, आप यूज कर रही हो, और भी 4 लोग यूज कर रहे हैं, तो IP एड्रेस चेंज होता रहेगा, आपका IP मेरे पे कभी शो करेगा, कभी उनका शो करेगा, इसीलिए वो ट्रेसेबल नहीं है। क्योंकि मैं बैठा हूँ मुंबई में, आप बैठे हो दिल्ली में, तो दिल्ली वाला मुझे दिखाएगा IP इसका, तो ये फिक्शन ऑफ सेकेंड में ओनियन रूटिंग बोलते हैं इसको, कि कांदे का छिलका जैसे निकालते हैं ना, वैसे वाली इसको ओनियन रूटिंग नाम दिया है, कि ये आप करते जाओ और ये फिक्शन ऑफ सेकेंड में IP चेंज होते जाएगा। तो इसे हम बंद नहीं करा सकते? ये है ही इलीगल, ये है ही हाँ, मतलब ऐसा ये है इलीगल, पर यूज करने वाले कर सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है। ओके तो एक पर्सनल क्वेश्चन, पता नहीं डालूंगी कि नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ कि मेरी फ्रेंड है जो मैंने अपने कॉल बोला ना कि क्या बोलते हैं उसको, कॉल और मैसेज का जो ये रहता है ना, बॉम्बिंग जो होता है ना, वो काफी कोई उसके साथ कर रहा है, मतलब उसने मुझे पर्सनली आपको पूछने बोला ये चीज ऐसी, तो क्या वो, और उसको ना बहुत वल्गर मैसेजेस आने, ईमेल्स आने स्टार्ट हो गए एकदम रैंडम इससे ऐसा, तो वो चीज को हम बंद करा सकते हैं, मतलब कैसे ऐसा, क्योंकि काफी टाइम तक मतलब वो लिटरली ट्रॉमा में चली गई थी, तो ये चीज का कैसे? इसके लिए कुछ जैसे कि आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे मेल आ रहा है पता चल सकता है किसने भेजा है ऐसा? हाँ, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और अब जो बॉम्बिंग वाला हो गया, तो बॉम्बिंग में ऐसा एक कुछ मैजो SMS एक एप्लीकेशन है जिसमें कि प्ले स्टोर पे है वो, कि आपने इंस्टॉल किया तो जो आपके बॉम्बिंग वाले SMS आ रहे हैं तो वो एक स्पैम फिल्टर होंगे, आपको वो डिलीवरी नहीं होंगे। उसका एक स्पैम फिल्टर, जैसे हमें एक स्पैम मैसेज आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, वो ऑटोमेटिक स्पैम में चले जाएगा, तो वो स्पैम में चले जाएंगे ऑटोमेटिक, जितने भी OTP जनरेट हो रहे हैं जो स्पैम वाले, ना कि बैंक वाले। अभी बैंक के भी आते हैं, वो चलेगा तो काम रुक जाएगा। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है, और ईमेल के लिए भी ऐसे कुछ ईमेल क्लाइंट है जो कि फिल्टर कर देंगे उस तरीके के एब्यूजिव वर्ड या जो
कंटेंट है जो हमें नहीं चाहिए उस तरीके के, आप इवन जीमेल में भी आप ऐसे कीवर्ड डाल सकते हो कि ये कीवर्ड्स हमने इनपुट करके डाल दिया है सेटिंग में, तो उस तरीके के उस कीवर्ड्स के कोई मेल आपको नहीं आएगा डिलीवर, वो डायरेक्ट स्पैम में जाएगा ऐसा। ओके, सो शुभम जी थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी मुझे क्लैरिटी मिल गई काफ़ी चीज़ों को लेके, जो हम हमेशा ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपके पास ज़्यादा केसेस नहीं आए हमारे साइड से। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत मज़ा आया और बस थैंक यू। थैंक यू।